अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज 11 फरवरी है और ठीक 10 माह हो चुके हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस हुकूमत को। गो के मखलूत हुकूमत है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और के ऊपर है, क्योंकि वो काबीना को लीड करते हैं, इस हुकूमत को लीड करते हैं कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाया जा सके। अगर इस वक्त के हालात का जिक्र किया जाए तो मुआशी मुश्किलात उरूज पर हैं, सियासी अदम इस्तेकाम जूं का तू हैं, और इसी तरह से अगर आप देखें तो महंगाई का तो हिसाब ही नहीं, यानी वो बढ़ती जा रही है। IMF के हवाले से भी अभी भी बातचीत जारी है। IMF का प्रोग्राम कब बहाल होगा, क्या मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सकेगा, और क्या महज सिर्फ ये प्रोग्राम अगर वापस आ जाता है तो इससे सारी माशी मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएंगी, या फिर अब इंतखाबात ही वो रास्ता है कि जिससे पाकिस्तान की मईशत समेत तमाम तर मुश्किलात का हल निकाला जा सके। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से आज भी प्रेशर डाले हुए है, अब भी कह रही है कि किसी किस्म से असेंबलियों की तारीख को नहीं बढ़ाने दिया जाएगा, इस बिना पर कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी इल्म है कि लाहौर हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रात जो फैसला आया, जिसमें यह कहा गया है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस पंजाब असेंबली के लिए कराने होंगे, उससे तजावज़ नहीं किया जाएगा। क्या हुकूमत तैयार है? क्योंकि अब तो ये कहा गया है इस फैसले में कि गवर्नर साहब जो हैं वो फौरी तौर पर एक तारीख दें और इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए। इसी हफ्ते आपने ये भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक और फैसला भी आया, जिसमें ये कहा गया कि 43 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया था, उनके जो इस्तीफ़े हैं फौरी तौर पर मंजूर करके उस फैसले को कलअदम करार दिया गया। और फिर ये 43 मेंबर्स जो ये प्ली लेकर गए थे वो रियाज फतेहाना साहब लेकर गए थे, और रियाज फतेहाना साहब इन तमाम मेंबरान के साथ जो हैं जब कौमी असेंबली पहुंचे तो वक्त से पहले जो है वो सेशन को प्रोरोक कर दिया गया और वो इस तरह से दाखिल ना हो सके। ये मामलात भी अपनी जगह हैं। अब सियासत किस तरह की सिमत लेती है ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के क्या प्लान हैं। इस सब के साथ साथ जनरल बाजवा साहब की जानिब से जावेद चौधरी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक और कॉलम शाया हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया, जिसमें सबसे अहम बात जो थी, जिसमें बहुत सारे अब तज्जिया निगार भी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ये है कि जनरल बाजवा के अकॉर्डिंगली ये हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क के लिए ख़तरा थी। वो क्या ख़तरा थी और क्यों ख़तरा थी, ये तमाम बातें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबर हैं अभी तक, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जो डी नोटिफाई किया था उन्हें वापस लेना है और इसी हिसाब से इनको अभी असेंबली वापस जाना है, अनलेस एंड अनटिल हुकूमत कोई और फैसला करती है, कोई और हिकमत अमली बनाती है इसको चैलेंज करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबर हैं रियाज फतेहाना साहब इन फोकस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रियाज फतेहाना साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि ये 43 मेंबर्स जिनके जो फैसला है डी नोटिफिकेशन का उसको मुअत्तल किया गया, इसके बाद आप लोगों ने कौमी असेंबली का जो रुख किया और फिर वो सेशन का जो मैंने जिक्र किया, क्या स्पीकर नेशनल असेंबली से किसी किस्म का कोई राब्ता आप लोगों का हुआ है डायरेक्टली? गुजारिश ये है कि जो हमारे आखिरी बैच है 43 का, ये थोड़ी सी यूनिक पोजीशन है। अच्छा। क्योंकि फ्राइडे संडे हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, नेशनल असेंबली बंद होती है। हम इतवार को इकट्ठे हुए, हमने अपने हैंड राइटिंग से एक साथ विड्रा लिखी और पता चला कि रात के गए कि इन्होंने नेशनल असेंबली 3 दिन के लिए बंद कर दी है। नेशनल असेंबली को टोटली लॉक कर दिया गया, जंजीरें तारे लगा दिए गए कि वहाँ जी आग लगने का ख़तरा है। हालांकि कहीं ऐसा वाक़या ना हुआ, ना होने का खदशा था। लेकिन हमने हिकमत अमली के तहत सुबह 8:30 बजे ऑफिस टाइम से आधा घंटा पहले ऑफिशियल ईमेल पे सारे इस्तीफ़े PDF में भिजवा दिए और साथ जनाब स्पीकर, जनाब सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को व्हाट्सएप भी कर दिए। अच्छा, ये तो हमारी पोजीशन लीगली बहुत मजबूत है। यानी विड्रॉ जो आप लोगों ने किया वो इस तरह से आपने किया, ठीक है? जी जी। और दूसरी गुजारिश ये है कि जब उसके बाद हम असम्बली गए तो वहाँ पे ताले लगे हुए थे। एग्जैक्ट 9 o'clock मॉर्निंग में सुबह हमने मीडिया को, जो पूरा मीडिया वहाँ मौजूद था, उनको हमने ब्रीफ भी कर दिया और ये ब्रेक कर दी न्यूज़। सही। वो सारे मीडिया ने दिखाई दी। उसके बाद हम स्पीकर साहब के घर की तरफ गए, चूँकि असम्बली तो बंद थी और हमें वहाँ पुलिस ने जाने नहीं दिया और रास्ते ब्लॉक कर दिया। हम धरना भी दिया वहाँ पे। वहाँ से हम आ गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ भी धरना दिया।
तो हमें बुलाया गया, मुझे और आमर डोगर साहब जो हमारे चीफ विप हैं जी, और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे और चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन थे, पांचों अफराद के साथ हमारी डिटेल्ड मीटिंग हुई। और उस वक्त दोपहर का वक्त था, दोपहर 12 से 1 बजे तक, 1:10 तक हम वहाँ उनके साथ रहे। बहुत सारे इशू जो बामी दिलचस्पी के थे हमने डिस्कस किए। फिर हमने एक एप्लीकेशन प्रेजेंट की और वो उन्होंने रिसीव की मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। सही। इस पे हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम भी लिखा 1:10 दोपहर के, ठीक है, कि अगर कोई आपके पास इस किस्म की नोटिफिकेशन आए तो वो अनलॉफुल होगी, क्योंकि हम पहले विड्रॉल कर चुके हैं, हमें सुना जाए। और उस वक्त तक हमें बताया गया कि अभी तक दोपहर 1 बजे तक भी कोई आपकी तरफ से आपके खिलाफ नोटिफिकेशन जनाब स्पीकर या कौमी असम्बली की तरफ से मसूल नहीं हुई। ये वर्किंग डे था, मंडे की बात है, 23 जनवरी। ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। 23 को खामोशी छाई रही। 24 को हैंड आउट जारी होता है नेशनल असम्बली का कि हमने इनके इस्तीफ़े एक दिन पहले, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन हमने इनके इस्तीफे कबूल कर लिया। यानी ये मुलाकात के बाद आपके सामने ये सारी सिचुएशन आई। मैं बिल्कुल इस सिचुएशन को तो सब अब जानते हैं। रियाज फतेहाना साहब, एक चीज़ मैं सिर्फ जानना चाहूँगी, ये आपकी आमिर डोगर साहब के साथ पहली मुलाकात थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, या इससे कबल भी एक मुलाकात और हुई थी जिसमें तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन मौजूद थे और जो भी बातें हुई उस हवाले से वो अपने नोट्स भी ले रहे थे? जी, इससे पहले जब वो सेक्रेटरी रेलवे थे तब उनसे मेरी मीटिंग रही हैं और मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था, वहाँ भी वो तशरीफ़ लाया करते थे। उसके अलावा भी उनसे चंद मीटिंग मेरी एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिविजुअली वहाँ पे हुई। तो उनसे एक पर्सनल तो लोग भी बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन शनासाई की हद तक बहुत बेहतर है। तो उनके साथ खुशगवार कोई ऐसी नहीं, इस्तीफों से मुतालिक मैं बात कर रही हूँ। पहले तो आप कई बार मिले होंगे, मैं सिर्फ इस्तीफों से मुतालिक ही आपकी पहली मीटिंग थी? जी, ये पहली और आखिरी मीटिंग थी। क्या आपकी खुद स्पीकर साहब से कोई बातचीत हुई हो या पार्टी लेवल के ऊपर कोई बातचीत हुई हो कि हमने अब आपने हमें वापस लेना है, अब तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है? जी, इससे मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई। मैंने उनको फ़ोन किया था क्योंकि उनसे एक ज़ाती तल्लुक़ वास्ता भी उनसे मेरा स्पीकर साहब से, राजा परवेज़ अशरफ साहब से बहुत देरीना है और ज़ाती तौर पर वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं पीडीएम की पॉलिसी के तहत। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मोस्ट वेलकम, जब आप अटेस्टेड कॉपी ले आएंगे हाई कोर्ट की तब मेरे पास आप आएँ और इससे हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन वो हमें 2 रोज़ कॉपी ना मिल सकी, अटेस्टेड कॉपी लाहौर हाई कोर्ट से, और जब मिली तो उसमें ये कह दिया गया कि स्पीकर साहब की नोटिफिकेशन की कॉपी आपने अटैच नहीं की। हालांकि हमने कोशिश की, मैं ख़ुद गया, हमें कौमी असम्बली से नोटिफिकेशन की कॉपी दस्तयाब ना हो सकी। बड़ी कोशिश के बावजूद फिर रिटर्न एप्लीकेशन मैंने अपने हाथ से लिखी और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली के स्टाफ से रिसीव करवाई कि हमें फिल फॉर अटेस्टेड कॉपी दी जाए, जो हमारा आइन के आर्टिकल 19A के तहत एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो लेकिन आज तक भी उसकी कॉपी हमें अटेस्टेड फ्राम नेशनल असम्बली सेक्रेटरी से नहीं की गई। तो लेकिन हमने उसका जिक्र कर दिया था, उसकी कॉपी भी अटैच कर दी थी अपनी पिटिशन के साथ, और फिर उसका नोटिफिकेशन नंबर तो इलेक्शन कमीशन की अपनी नोटिफिकेशन में मौजूद है कि तो अब ये मामला जब तक इसको फॉलो नहीं किया जाता, और फिर स्पीकर साहब ने कहा कि जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा उनके पास तो फिर उसके हवाले से वो कानूनी तौर पर अपने एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद इस पर फैसला लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक देती हूँ क्योंकि रियाज फतेहाना साहब, ये तो मामलात हो गए तमाम तर 43 उस मेंबरान के जिन्होंने अब वापस कौमी असम्बली में जाना है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा सियासी मामलात अभी आगे हैं। वो कहते हैं ना कि इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इन फोकस हैं रियाज फतेहाना साहब। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रियाज फतेहाना साहब इन फोकस हैं। फतेहाना साहब, ये बताएगा कि एक और जो तारीखी फैसला गुज़िश्ता रात आया है पंजाब असम्बली में की ऑफकोर्स फॉर्मेशन के लिए जो अब इलेक्शंस होने हैं, उस हवाले से ज़रा काफ लीग का मुझे बताइएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को भी आप बहुत करीब से जानते हैं काफ लीग को। क्या किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट अब मुकम्मल तौर पर हो चुकी है कि कितने टिकट्स उनको दिए जाएंगे पंजाब के इलेक्शंस के लिए? वो क्या बैठ के निशान पर लड़ेंगे, अपनी ही जमात के उस पे टिकट के ऊपर उनको दिए जाएंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 अफराद असम्बली में थे और 10 अफराद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म के।
तो ये भी एक नई रवायत बनी और हमने 180 लोगों ने 10 लोगों को वज़ारत आला की ऑफ़र की और उन्होंने कबूल की और बड़ी खुश उसलूबी से हमारे मामला चले हैं चंद माह। अब दोनों दो अलग अलग जमातें हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उनके अपने अपने मैनिफेस्टोज़ हैं और अरेंजमेंट के तहत हम इकट्ठे हुए थे। अब इन फ्यूचर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 2018 इलेक्शन में भी हमने इनको 4 सीट्स ऑफ़र की थी, 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की, और उसके बाद रिज़र्व सीट भी इनके साथ आ गई थी। इस मरतबा भी हम इनको ज़रूर अकोमोडेट करेंगे, कितने साइज़ के साथ अकोमोडेट करते हैं इसका फ़ैसला तो पार्टी चेयरमैन करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ लीग को हम अपने साथ रखना चाहेंगे और उनको एडजस्टमेंट देंगे। अब ये भी इशू है कि काफ लीग की सदारत चौधरी शहजाद साहब के पास है, वो PDM के इत्तेहादी हैं, फरीद साहब उनके पंजाब के सदर हैं। पहले उनको अपना इंटरनल मामला भी सही करना होगा कि आया वो काफ लीग में रहना चाहते हैं, आया वो PTI में शामिल होंगे, आया किसी और पार्टी रजिस्टर करवा के उसमें। तो एक टेक्निकल इश्यूज़ हैं, काफ लीग के अंदरूनी मामलात हैं, तो उन्हें भी ज़ाहिर है देखना होगा, उन्होंने रिजॉल्व करना होगा। जहाँ तक कल तारीखी फैसला जो आया है हाई कोर्ट का, रियाज फतेहाना साहब देखें ये बड़े अहम मामलात हैं। आपने टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स विद इन काफ लीग हैं उसका आपने जिक्र किया। जाहिर है कि या वो उस जमात में होंगे, अपनी कोई नई जमात बनाएंगे, या आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे आपकी पार्टी में शमूलियत के लिए। चलिए लेट से कि अब साइजेबल एक होता है ना कि एक इत्तेहाद के साथ आप रहना चाहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी जो ओरिजिनल मांग थी जिसका बड़ा जिक्र हो रहा था कि कितनी नशिस्तें उनको चाहिए पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि इतनी दी जानी चाहिए उनको, उनके पास इतना वोट बैंक मौजूद है, या तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है कि वो अपने ही सपोर्टर्स को जो है वो टिकट की तकसीम करे इस बार? देखें, मांग करना उनका हक है, बेशक भले से जितनी सीट्स मांगें। हमने अपने हालात देखने, हमारे अपने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा था। जो जीते हुए हैं वो तो जीते हुए हैं, जो हारे हैं वो भी थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि अपने जीते हुए या हारे हुए बहुत थोड़े वोटों से उनको हम छोड़ दें। तो इस सिलसिले में एक मशहूर कहावत है कि तोप का लाइसेंस मांगा जाए तो पिस्तौल का मिलता है। तो इसलिए वो मैंने जैसे यानी परवेज इलाही साहब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये समझ में आ गई, आपकी कहावत ने सब कुछ कह दिया। अच्छा रियाज फतेहाना साहब, ये मुझे बताइए कि रिटायर्ड आर्मी चीफ के हवाले से जावेद चौधरी साहब के कॉलम में जो जिक्र किया गया, जो कि एक संगीन इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ पर और खुसूसन इमरान खान साहब पर, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जनरल बाजवा को ये लगा कि ये आप लोग ख़तरनाक हैं और मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं? देखें, इसकी तस्दीक तो अभी तक किसी ने जनरल बाजवा साहब से नहीं की कि उन्होंने ये बयान दिया भी है या नहीं है। ये एक मफरूज़ा है जो एक इंतहाई काबिल एहतराम साफ़ी साहब ने ये फरमाया है। मेरे भी दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, लेकिन जब तक कोई दूसरी पार्टी तस्दीक नहीं करती, जनरल बाजवा साहब ने कोई स्टेटमेंट लाइव आके नहीं दी ऐसी, तो इसलिए इस पर कोई मैं कमेंट क्या करूँ जब एक बात वाज़ेह ही नहीं है। 2 साल तक कहाँ उन्हें इजाज़त है कुछ कहने की? नहीं, वजाहत तो कर सकते हैं किसी बात की ना, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई वजाहत आई नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक महब वतन जमात है, 4 सूबों में है, सबसे बड़ी जमात है और सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, जिसका हज़ार बहुत बड़े लाखों की तादाद में जलसों के साथ तसलसल के साथ ये रेफरेंडम होता है। और इलेक्शन 17 जुलाई 75% रिज़ल्ट, 10 अक्टूबर 80% रिज़ल्ट। तो और क्या पैमाना होता है किसी जमात की मकबूलियत का? इलेक्शन एक यार्ड स्टिक और टेस्टर है ना, तो हमने साबित किया है। अब जब भी इलेक्शन होंगे तो हम 75% सीट्स लेने की पोजीशन में हैं, कौमी असम्बली में भी और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और इवन काफ़ी हद तक सिंध में भी। अच्छा, आप ये कहते हैं जनरल बाजवा के ये जो बयान है जिसे आप कहते हैं कि अभी उनकी जानिब से ज़ाहिर है इसकी तस्दीक नहीं की गई, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन विद इन पार्टी इस पर ज़ाहिर है डिस्कशन हुआ होगा। खान साहब तो कहते हैं ना एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि इस पर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि जब तक वो खुद आकर बयान नहीं देंगे कुछ कहना कबल अज़ वक्त है? आप लोग तो कानूनी चाराजोई काफ़ी करते हैं। इन छोटी छोटी बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। कौम इस वक्त संगीन माशी बुहरान का शिकार है, उसके साथ संगीन सियासी बुहरान का शिकार है।
इन छोटी छोटी बातों में हम उलझने के कायल नहीं हैं, हमेशा आगे की तरफ देखते हैं, माजी की तलखियों को भुला दिया करते हैं कौम के नेशनल इंटरेस्ट में। तो पाकिस्तान का कौमी नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए, मुल्क में इंतखाबात की शक्ल में नई क़यादत को सामने लाया जाए, इस पर अवाम का इत्मीनान, इसके अवाम का फ्रेश मैंडेट हो। बिल्कुल सही। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने भी किया कि असेंबलियों की तारीख को या मुद्दत को बढ़ाने के लिए जो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, क्या आप समझते हैं ऐसा भी होने को है? और अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? देखें, आइन के आर्टिकल 232 में गुंजाइश मौजूद है कि मुल्क में एमरजेंसी फिनंशियल लगा के और जॉइंट सिटिंग में ऐसा कर लिया जाए, लेकिन जो मरूजी हालात मुल्क के हैं, जिस तरह महाजरा यहाँ पे फैली हुई है, महंगाई की हालत बहुत ज़्यादा खौफनाक है। अगर हुकूमत ने ऐसा कोई एडवेंचर किया आर्टिकल 232 का सहारा लेने की, तो इतना बड़ा क्यास, इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़ी यहाँ पे अनरेस्ट और लोग सड़कों पर होंगे, तो मेरा ख्याल है वो बहुत जल्दी हर चीज़ ही कोलैप्स हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी हमाकत इन हालात में पीडीएम को करनी चाहिए और इलेक्शन से भागना चाहिए। इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए, इलेक्शन में आना चाहिए और आके अगर उनको अवाम मुंतखब कर ले तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आपको पता है, सभी दुनिया जानती है कि आगे रिजल्ट क्या आने वाला है। इसको पीडीएम के अपने रहनुमा भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगली गो हुकूमत और वाज़ेह अक्सरियत के साथ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क और आवाम सुप्रीम है, तो बेहतर ये होगा कि हम बैठ के मुज़ाकरात करें और इलेक्शन करवाएं। रियाज फतेहाना साहब, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और हमारे साथ होंगे सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के चेयरमैन भी हैं, चीफ विप भी हैं सेनेट में इस इत्तेहादी हुकूमत के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जो इस वक्त माशी हालात हैं, IMF की डील के हवाले से जो खबरें आती हैं, जाहिर है अभी तक वो डील तो स्ट्राइक नहीं कर सकी मौजूदा हुकूमत। सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा, क्या इसकी वजह आप और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज की गई, मिफ्ता साहब को हटा के सागडार साहब को लगाया गया, हालात इस तरह से मैनेज वो नहीं कर पाए और मजीद ख़राब होते चले गए? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो हमने ये एग्री किया विद इन पीडीएम के कौन सी जिस गवर्नमेंट को, PMLN को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ये गवर्नमेंट चलाने की, तो जो की मिनिस्ट्रीज हैं वो PMLN को ही हमने दी कलेक्टिवली। अब उसके बाद देखें, ये PMLN का डिसीजन है कि वो किसको रखते हैं, किसको निकालते हैं, किसको नहीं रखते हैं। अब वो उनकी गलती थी या वो सही थे या नहीं थे, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, बट ये चीज़ ज़रूर गलत हुई कि जब मिफ्ता साहब ने एक डिसीजन ले लिया और हम दोबारा इंगेजमेंट में चले गए IMF के, तो उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी थी। सही। उसको ब्रेक करके दोबारा उसमें जाने में पाकिस्तान में हमें बेसिकली उसके इफेक्ट्स खराब आए और एक तरीके की इकोनॉमी फिर जो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही थी वो डीस्टेबलाइजेशन होनी शुरू हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी डिसीजन था इसके हक में कोई बात नहीं कर सकता। तो ये, मगर अगेन यू नो, दिस इज द सिटिंग गवर्नमेंट्स डिसीजन कि वो किस तरीके से चीजों को डील करना चाहते हैं। गलतियां सर, सिटिंग गवर्नमेंट में आपका भी बहुत बड़ा स्टेक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बरियो जिम्मा हो जाएं। आप लोग बात भी तो करते हैं ना, जरदारी साहब की भी मुशावरत होती है PDM के लीडर्स से। बिल्कुल होती है। देखें, हमने अपना कंसर्न शो किया उनको कि ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए थी और अगर आपने चेंज भी करना था फाइनेंस मिनिस्टर को तो एटलीस्ट वो कंटिन्यूटी रखनी जरूरी थी। ये नहीं है कि जी हर फाइनेंस मिनिस्टर आए और वो आके अपनी पॉलिसीज करना शुरू कर दे और प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर को, तो इससे इस पे हमने अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी और हमने अपना कंसर्न भी शो किया कि ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बिकॉज ये अगर इस तरह से हम डिस्टेबलाइज करते रहेंगे इकोनॉमी को, तो एक तो गवर्नमेंट पे इसका बड़ा असर आता है और दूसरा ऑब्वियसली लोगों पे, आम आदमी पे भी इसका बहुत असर आता है। सही। अब इस वक्त की जो मौजूदा सिचुएशन है, जहां तक मईशत पहुंच चुकी है, जाहिर है IMF
डील वापस ऑन ट्रैक होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कहा है और डॉन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी दिस प्रोग्राम बट इमीडिएटली यू नीड अनदर प्रोग्राम। आप अग्री करते हैं इसे? देखें, मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में हमें पहले से, जब मिफ्ता साहब गए थे, री इंगेज किया था। जो PTI गवर्नमेंट निकल गई थी IMF प्रोग्राम से, और उससे बड़ा एक्चुअली डीरेलमेंट तब शुरू हुई जब PTI प्रोग्राम से निकल गई। ठीक। जैसे वो निकली, वो डीरेलमेंट शुरू हो गई, सही। और वो उसके इफेक्ट कंट्रोल नहीं हो सके। और मिफ्ता साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि टू री इंगेज विद IMF टू अगेन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो मैं समझता हूं कि जो मिफ्ता साहब कह रहे हैं वो काफी हद तक वो सही कह रहे हैं। और जो भी कोशिश, देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो कोशिश यही करता है कि मैं कोई बेहतरी लाऊं। सही। Maybe his policies go wrong, maybe his intent is good, but his decisions are not right for that time. तो ये कहना कि जी तो सही थे, ये गलत थे। डार साहब ने भी पूरी कोशिश की, उनका कुछ स्टाइल ऑफ वर्किंग थोड़ा डिफरेंट था। आप ये समझते हैं कि डार साहब ने इंटेंट जो है वो किसी का भी गलत नहीं होता, नो डाउट, लेकिन लीडरशिप भी तो यही होती है ना कि मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं उनको निकालने के लिए आपने डिसीजन एट द राइट टाइम एंड द राइट डिसीजन लेना है। ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो एक IMF के हवाले से है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में के लिए जाते रहेंगे जब तक कि वो जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर न सिर्फ इस हुकूमत ने, पिछली जितनी हुकूमतें हैं उनके हवाले से हम सुनते रहे हैं। एलीट इकॉनमी का बड़ा जिक्र हो रहा है, अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब और खाकान अब्बासी साहब भी इसको काफ़ी स्पेल आउट कर रहे हैं। इसके लिए क्या बिल शमूल पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं मानीवाला साहब कि कोई तैयार है? क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं उनमें हर पार्टी के कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि लोग जो शामिल हैं तमाम जमातों में उनके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, ख्वाह वो बिजनेसमैन हों, ख्वाह वो एक्सपोर्टर्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हों। आप नहीं समझते वक्त आ गया है कि सबको अपना अब ये काम करना पड़ेगा, वरना मुल्क हमेशा IMF की तरफ ही जाता रहेगा? मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ नादिया, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को ब्लेम करता हूँ इसमें। मैं कोई, आई एम नॉट बीइंग कि जी पीपल्स पार्टी ने नहीं किया या PMLN ने किया या PTI ने, सारी गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। और मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि जितना हम इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे उतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। और जिन मुल्कों ने ये काम किया है वो आज सक्सेसफुल हैं, उनकी इकोनॉमीज स्टेबल हैं। उनकी इकोनॉमीज देखें, आज बांग्लादेश के पास $40 बिलियन के रिजर्व होने के बावजूद वो IMF प्रोग्राम में चले गए। बिल्कुल। तो व्हाट डज दिस शो यू? दैट दे वांट टू कीप देयर इकोनॉमी स्टेबल, दे डोंट वांट एनी शॉक्स, देयर इकोनॉमी टू टेक एनी शॉक्स, एंड दे डोंट वांट कि देयर पीपल शुड सफर। तो ये चीजें हमें तो कोविड के दौरान चीजें कर लेनी चाहिए थी। कोविड जब आया तभी हमें अपनी बेल्ट टाइटनिंग कर लेनी चाहिए थी। हमने कुछ किया ही नहीं, हम बिजनेस एज यूजुअल चलते रहे। ना हमने कोई रैशनिंग की, ना हमने कोई एनर्जी पे कोई कंट्रोल्स किए, ना हमने कोई फूड पे कोई कंट्रोल किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कहा बिजनेस एज यूजुअल। उसके ऊपर हमने ये कह दिया, हाँ जी आप एक्सपेंशन करें, आप बिजनेस बढ़ाएं, आप ये करें, वेयर द वर्ल्ड वाज trying to control and trying to stabilize the situation before COVID and after. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। तो बिजनेस एज यूजुअल तो आज भी है सलीम मानवीवाला साहब, वही एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, वही उसी तरह से काबीना का साइज भी आप बढ़ाते चले जाएं। कहीं राशनिंग किसी एनर्जी सेक्टर में भी हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो ताजरों के आगे हम घुटने भी टेक रहे हैं कि नहीं लेंगे, हम उनके फिक्स टैक्सेस भी नहीं लेंगे, हम वो भी माफ करते चले जाएंगे। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो कंसर्न्स थे, जो कुछ मीटिंग्स में मैं खुद था प्रेसिडेंट जरदारी के साथ, हमने यही कंसर्न्स उनको शो किए। हमने कहा अगर आप ये नहीं करेंगे तो we will remain in the same situation that we are in and even get worse. तो हम तो देखें as partners of the government, हम तो again and again गवर्नमेंट को
और जो सिटिंग लोग हैं जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं उनको और प्राइम मिनिस्टर को हम अपना कंसर्न शो कर सकते हैं। सही सही। और कुछ चीजों पे मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो न सिर्फ माशी बल्कि जरा कुछ सियासी पहलू पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, जो कि चेयरपर्सन है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू और चीफ विप भी हैं इन द सेनेट मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि माशी जाहिर है इस वक्त जो मुश्किलात हैं उनका जो सामना है उस हवाले से बड़ी चहमक गोइयाँ हैं कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 232 के तहत, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी पहले से ही रिएक्ट कर रही है प्रीएम्प्ट करके। क्या दिस इज इन दी ऑफिंग, और क्या अगर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती है? देखिए, मैं तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी काफी सालों से और काफी वक्त से ये बातें सुनता रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो कोई जरूरत है नहीं, नंबर 1। एंड नंबर 2, फाइनेंशियल इमरजेंसी PTI, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि हम इकोनॉमी पे सियासत कर रहे हैं। तो ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ नहीं आएगी कि इकोनॉमी पे हम सियासत करना बंद कर दें और कंसंट्रेट ऑन द रियल इश्यूज ऑफ दिस कंट्री एक्सेप्ट ट्राइंग टू डू पॉलिटिक्स ओनली ऑन इकोनॉमी, तो मेरा ख्याल है एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। और हमें जो भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो सियासत पे चेंज नहीं करनी चाहिए, उनके इश्यूज देख के उनको फॉलो करना चाहिए। तो सेनेटर साहब, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपने सही कहा कि जब IMF पे चले गए तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरा मतलब था कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से जाहिर है कि जो मौजूदा हालात हैं किसी भी पार्टी के लिए ऐसे में इलेक्शन लड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी तबाहकुन साबित हो सकता है, खुसूसन नून लीग के लिए भी। तो आप समझते हैं कि इसको बेस बना करके असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है? देखिए, अब असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाना दैट्स अनदर इशू। फाइनेंशियल इमरजेंसी से मेरे व्यू में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते तो आप पार्लियामेंट में आए, बात करें, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें और इलेक्शन बढ़ाने के पीपल्स पार्टी तो खिलाफ है, ये मैं आपको बता दूं। पार्टी की पोजीशन हमारी ये है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। यही चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में जो CEC की मीटिंग हुई थी उसके बाद कहा था। बिल्कुल 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 सही। और यही हमारी पोजीशन है और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है। अच्छा। अब APC की एक मीटिंग होने जा रही है मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक सम टाइम, तो उसमें शायद इस पे भी डिस्कशन होगा एंड वी कैन प्रोबब्ली गेट टू नो मोर डिटेल्स ऑन द इलेक्शन साइड के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इसका नतीजा निकलता है। बट एज फार एज टुडे इज कंसर्न, पीपल्स पार्टी डज नॉट वांट एनी डिले इन इलेक्शन। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते कि मजीद ताखीर हो, और इसी तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के जो इलेक्शन होने हैं वो भी आप समझते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए? जी बिल्कुल, हमने तो कभी इसको अपोज किया नहीं है। और जो लोग गए हैं कोर्ट्स में और जो लोग, अब देखें, अगर कोई मसाइल हैं कि जी 4 महीने में दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे, 3 महीने में दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। जो इलेक्शन कमीशन ने जाके कोर्ट में बात की है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बात नहीं की उन्होंने बात की है कि उनकी मजबूरियां क्या हैं और उनके मसाइल क्या हैं। तो बेसिकली it is the cost factor because huge cost is given is undertaken in the election. तो उन्होंने ये चीजें जाके उनको प्रेजेंट की हैं कि जी अगर आप 3 महीने में इलेक्शन कराएंगे और फिर दोबारा 4 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन कराएंगे and same cost will be borne again, तो they are basically presenting that situation, nothing else. अच्छा, तो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करती है, रियाज फतियाना साहब इससे पहले हम हमारे इसी प्रोग्राम में थे, उनका कहना है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने जिस तरह से असेंबलियों को ताले लगवा दिए, बावजूद इसके कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि 43 जो उनके मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जो डी नोटिफाई किए गए थे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए थे, उस फैसले को मुअत्तल किया गया। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑल्सो प्लेस पॉलिटिक्स टू द गैलरी ऑफ कोर्स? नहीं जी, देखें, आप आप प्लीज गेट दैट ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। मैंने भी इसके बारे में कुछ थोड़ा पता किया है। जहां तक मुझे पता है उन्होंने वो टोटली ऑर्डर सस्पेंड नहीं किया।
उन्होंने सिर्फ 7 मार्च तक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड किया, विच इज नॉट इलेक्शन कमीशन ऑर्डर, विच इज इलेक्शन कमीशन ऑर्डर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पीकर। तो मेरी नजर में राजा परवेज साहब ने कोई गलत काम नहीं किया। राजा परवेज साहब ने कहा कि पहले तो जिस दिन वो आए उस दिन ऑर्डर ही उनको नहीं मिला हाई कोर्ट का। जब ऑर्डर उनके पास आ गया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने मेरा ऑर्डर, मेरा एक्सेप्टेंस तो उसको तो उन्होंने किया ही नहीं है चैलेंज। तो दैट ऑर्डर नीड्स टू बी करेक्टेड, दैट द स्पीकर्स डिसीजन of accepting the election is null and void first. सही। जब तक वो सेट असाइड नहीं होगा तब तक इलेक्शन कमीशन तो देखें वो तो एक्ट कर रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर कि जी इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, इन लोगों के रेजिग्नेशन मैंने एक्सेप्ट किए नहीं है, आप इनको डी नोटिफाई कर दें। अच्छा, तो द हाई कोर्ट हैज टू अनडू the decision of the speaker. ओके और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 43 मेंबरान के लिए असेंबलियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सर इमानुअल साहब, हाँ आखिर में बता दूं, राजा साहब बीइंग ओल्ड पार्लियामेंटेरियन, देयर इज नो क्वेश्चन कि ही विल स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट। अच्छा सेनेटर साहब, आज ये बड़ी खबरें थी, ज़राए की इत्तला चलाई जा रही थी दिन भर कि जिसमें था कि शौकत तरीन साहब के हवाले से शायद FIA एक्शन लेगा बहुत जल्द और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि IMF के हवाले से जो ऑडियो लीक सामने आई थी ये उसकी तहकीकात का मामला है। इसके बारे में कुछ इल्म है आपको? इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। और मैं समझता हूँ, मैं तो ये खिलाफ हूँ जी गिरफ्तारियों के। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल गिरफ्तारियां, और आपको मैं अपना हमारा पीपल्स पार्टी का टाइम भी बताता हूँ जो हमने हर जगह उसको मेंशन किया है। 2008-2009 से लेके 2013 तक we did not have a single political prisoner. तो सर ये कौन कर रहा है पॉलिटिकल गिरफ्तारियां? सिटिंग गवर्नमेंट ही कर रही है ना? तो हम तो इसके खिलाफ हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई नाजायज बात कर रहा है और गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और इस टाइप की बातें कर रहा है, he should be restrained, बट पॉलिटिकल गिरफ्तारियों के हम बिल्कुल खिलाफ। तो हाल में जो पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसे शेख रशीद साहब की हुई, जैसे फवाद चौधरी की हुई, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हुई, ये पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हैं या इसमें न्यूट्रल का भी अमल दखल है? देखें, मैं तो इनको पॉलिटिकल गिरफ्तारियां ही समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कभी पॉलिटिकली सही नहीं रही। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जो पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि 12 साल जरदारी साहब ने जेल में गुजारे हैं, जो आज तक किसी को पता नहीं है व्हाई ही वाज इन जेल फॉर 11 इयर्स। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं और पीपल्स पार्टी तो कभी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। तो आप ब्लेम जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ही देंगे इन पॉलिटिकल गिरफ्तारियों का? देखें, मैं तो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसी को दूंगा कि पॉलिटिकल गिरफ्तारियां करना जो है वो मेरी नज़र में सही नहीं है। अगर कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और जो मैंने टीवी पे कुछ सुनी है जो जेब नहीं देती किसी पार्लियामेंटेरियन को इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने के लिए, तो वो मैं समझता हूँ वो चीज़ गलत है। उनको उसको रिस्ट्रेन करना चाहिए किसी तरीके से। गिरफ्तारियों से ये चीज़ हल नहीं होती। लेकिन सलीम मानीवाला साहब, माजरत के साथ, जब आप सिटिंग गवर्नमेंट कहते हैं तो आप लोग अपने आप को इसमें से नहीं हटा सकते। आपका जो भी शेयर है, यू आर गवर्नमेंट। मैं तो डिसएग्री, आपको तो मैं बता रहा हूँ कि हम डिसएग्री करते हैं, तो यू कैन डिसएग्री बीइंग इन द गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब यू हैव द राइट to agree or not to agree with the government. बहुत बहुत शुक्रिया। That's all for now. प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।